अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मरियम नवाज ने कल फौज से बात करने का इशारा दिया और अब पंजाब और मरकज में तब्दीलियों की बातें हो रही हैं। खबरें हैं कि उस्मान बुज़दार को हटाना ऑपोजिशन का पहला टारगेट होगा। तफसीलात आ रही हैं कि ऑपोजिशन रहनुमाओं से बैकडोर राब्ते किए गए हैं। इशारे दिए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में अहम तब्दीलियां हो सकती हैं। मरियम नवाज की तरफ से फौज से बातचीत का इशारा देने के बाद आज एक बार फिर नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, DGISI जनरल फैज हमीद का नाम लिया, हिसाब लेने की बात की, IG सिंध के अगवा की इंक्वायरी रिपोर्ट पर तनकीद की और मरियम नवाज ने इदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो इदारों से टकराना नहीं चाहती, इदारे इमरान खान के पीछे से हट जाएं। एक ही इलाज है कि इस इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत को घर भेजो। मैं इदारों को कहती हूँ कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ। हम इदारों से नहीं टकराना चाहते, इदारों को भी चाहिए कि अवाम के साथ न टकराएं। अवाम और इस जाली हुक्मरान इमरान खान के दरमियान में से हट जाओ। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है इंशाअल्लाह। यानी बार बार ये तासुर दिया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो इदारों से मुबैना हिमायत हासिल है उससे दस्तबरदार हुआ जाए, तब जाकर मुल्की मसाइल हल होंगे, हुकूमत गिरेगी। जबकि कल मरियम नवाज ने किसी भी स्टेक होल्डर से बातचीत से पहले इस हुकूमत को घर भेजने की बात की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर फौज से बात होगी तो PDM के प्लेटफॉर्म से होगी। मरियम नवाज भी यही बात कर रही हैं। उन्होंने BBC को इंटरव्यू में ये कहा कि हम फौज के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। कुछ उन्होंने शराइत की कि छुप छुपा के नहीं, अवाम के सामने हम। आप भी अगर इस पर राजी हो जाएं। जहाँ तक फौज से बातचीत की बात है, वो PDM के प्लेटफॉर्म में अगर बातचीत करनी है वो प्लेटफॉर्म फैसला करे। और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि नून लीग के मौक़िफ़ में तब्दीली पसे पर्दा होने वाली हालिया पेशरफ्त का नतीजा हो सकती है, जिसके हवाले से कहा गया था कि मुल्क के सियासी मंजरनामे में तब्दीली की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। खबर के मुताबिक PDM जमातों के साथ मुबैना तौर पर राब्ते किए गए हैं ताकि तब्दीली को तब्दील करने के ऑप्शंस पर गौर किया जा सके। खबर में ज़राए से दावा किया गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते अहम बैकडोर राब्ते हुए हैं जो बराह रास्त तो नहीं थे, लेकिन हौसला अफजा ज़रूर थे। और ये राब्ते PDM की 3 अहम जमातों नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUF से हुए हैं, जिनमें पंजाब और मरकज दोनों जगह की तब्दीलियों पर तबादला ख्याल हुआ है। खबर के मुताबिक इतवार को होने वाली PDM के हालिया इजलास में, जिसमें नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी ने वीडियो लिंक से शिरकत की थी, उसमें भी पंजाब और उस्मान बुज़दार पर बातचीत हुई है और इसे तब्दीली के पहले मरहले के तौर पर देखा गया है, जिसके बाद मरकज में भी तब्दीली की बात हुई है। खबर में ज़राए से दावा किया गया है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हक में है और ये इशारा भी मिला है कि काफ लीग भी इस इक़दाम की हिमायत करेगी, जबकि पीपल्स पार्टी किसी भी तब्दीली को आईनी इदारे के अंदर रहते हुए लाना चाहती है। खबर के मुताबिक नून लीग की क़यादत ने बुज़दार को तब्दील करने के मामले पर अब तक फैसला नहीं किया और नवाज शरीफ इस इक़दाम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बुज़दार चले भी गए और उनकी जगह नून लीग का इत्तिहाद आ भी जाता है तो कुछ बदलने वाला नहीं है उस वक्त तक जब तक के निज़ाम ठीक नहीं हो जाता। खबर के मुताबिक नून लीग निज़ाम और बुनियादी मसाइल को ठीक करने का मुतालबा कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी पहले मरहले में पंजाब में तब्दीली चाहती है, जबकि मरकज़ में मुमकिना इन हाउस तब्दीली के हवाले से ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल और दीगर नामों पर भी बातचीत हुई है। पहले जो राब्ते हो रहे थे वो नून लीग से मोहम्मद जुबैर से हो रहे थे, अब किससे हो रहे हैं? अगर मरियम नवाज कह रही हैं कि बराह रास्त उनसे नहीं हो रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा, इसके अलावा तर्जुमान मरियम नवाज और नवाज शरीफ। मोहम्मद जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब पहले तो आपसे होते थे, अब किससे हो रहे हैं ये राब्ते? नहीं, आपने मेरा ख्याल है सही तरीके से नहीं बताया कि पहले मेरे से होते थे। 1-2 मीटिंग्स हुई थी मेरे साथ और वो उस तरह से कोई राब्ते नहीं थे, ना ही वो हमारी क़यादत ने कहा था कि ये कोई गिव एंड टेक के बेसिस पर थे, कोई ब्रेक थ्रू के हवाले से थे। वो एक ज़ाहिर है उस पर बहुत बातचीत हो चुकी है, मैं नहीं जाना चाहूँगा। और अब के हवाले से जो बातचीत राब्ते मरियम नवाज़ ने जिसका जिक्र किया है वो बड़ा सिंपल सा उन्होंने कहा है कि हमारे से देखें, राब्तों का मतलब ये होता है 2 वे, कि जी वहाँ से किसी ने अप्रोच किया या हमने अप्रोच किया, फिर हमने जवाब दिया और उसको आप कहेंगे कि जी बैकडोर कोई डिस्कशन हो रही है। देयर इज़ नो सच थिंग।
हमारे से कांटेक्ट ज़रूर करने की कोशिश की गई है। हमने जो मियां नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला किया था और जो मरीम नवाज़ ने कल इंटरव्यू में कहा है बीबीसी के साथ कि कोई भी हम सीक्रेट मीटिंग नहीं करेंगे, तोड़ फोड़ के हवाले से, हुकूमत को हिलाने जुलाने के हवाले से, हमारा जो भी स्टांस है वो पब्लिक के सामने होगा और पब्लिक प्रेशर के थ्रू होगा, उसमें कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं होगी। और उस्मान बुज़दार में तो हमें कोई दिलचस्पी है ही नहीं। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है उस्मान बुज़दार को हटाने में, और अगर पीपल्स पार्टी को दिलचस्पी है उस्मान बुज़दार को हटाने में, फिर मरीम नवाज साहिबा कहती है कि इदारे इस हुकूमत के पीछे से हट जाएं। आप इदारों से क्यों कह रहे हैं? उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए काफ लीग से बात करें, पीपल्स पार्टी ये चाहती है, हटाने की कोशिश करें। इदारे कहां से आ गए? काफ लीग से खुद बात कीजिए, एमक्यूएम से बात कीजिए, अगर मरकज में आप तब्दीली चाहते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है शाहजेब, इदारे तो बड़ा डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सपोर्ट करने में इस हुकूमत को, और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कराची का वाक़या है। उसमें आप ख़ुद बताएं कि जो इदारे इन्वॉल्व थे, जिसकी एक्नॉलेजमेंट ख़ुद आर्मी चीफ की इंक्वायरी रिपोर्ट में आई है सामने, वो किसके लिए कर रहे थे? अगर उसमें उसके पीछे वफाकी हुकूमत इमरान खान की नहीं थी, इतना तो सबको पता है ना कि मरीम नवाज़ को टारगेट किया जा रहा था। मरीम नवाज़ किसकी मुखालफत में सबसे आगे? इमरान खान की। तो इमरान खान को अगर कुछ करवाना था तो उन्होंने इदारों को इस्तेमाल किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, उनकी हदूद से बाहर निकल के उन्होंने खेलने की कोशिश की। ये एक बड़ी ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। मगर नवाज शरीफ साहब, उनका अपना इंटरेस्ट क्या था? सेक्टर कमांडर का क्या इंटरेस्ट था? क्यों नवाज शरीफ साहब उनकी क़यादत को बराह रास्त नाम लेकर एड्रेस कर रहे हैं? ये काम वजीर आजम ने क्यों कराया होगा? जैसा कि आप कह रहे हैं कि इदारे इस हुकूमत के पीछे हैं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि इस काम के पीछे वजीर आजम है? वजीर आजम को क्यों कर पता होगा? आपके जो पार्टी के सरबराह हैं वो बाकायदा तौर पर इदारों के सरबराह के नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं। जिस तरह से भी देखें कि इमरान खान को अगर नहीं पता था तो फिर भी एक फ़ौज के दो मुख्तलिफ इदारों ने, रेंजर्स ने और ISI ने क्यों किया? किसके लिए किया? तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है ना, जब हम कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाए तो न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जो भी कानून में तरीक़ेकार दर्ज था, अगर कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ कुछ होना था FIR के हवाले से या जो भी, वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इदारे बीच में कहाँ से आ गए? यही तो हम कह रहे हैं। और उसकी खुद ग्लेयरिंग एग्जांपल सबके सामने आ गया, बहुत बड़ी एग्जांपल है। या फिर जुबैर साहब आप ये कह रहे हैं कि ये आप काफ लीग से कहें कि इस हुकूमत को गिराने में हमारे साथ मिल जाए, आप MQM से कहें कि इस हुकूमत को गिराने में हमारे साथ मिल जाए, क्या आप ये कह रहे हैं? क्योंकि इन पार्टीज के अपने भी तो इंटरेस्ट है ना, ये नहीं है कि इदारों के कहने पर हुकूमत के साथ है, वजारतें लेके बैठी हुई हैं। क्या आप ये चाहते हैं? देखिए ना, एक हमें दो चीज़ें, एक तो वफाकी हुकूमत है इमरान खान की, और ये हम कहते हैं कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हैं कि इनको किस तरह से लाया गया था और इदारों ने किस तरह से इनको बिठाया गया है और सपोर्ट किया है, कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है। और वो कराची इंसिडेंट इज़ अ ग्लेयरिंग एग्जांपल कि उसको अभी तक वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मरीम नवाज़ एक पॉलिटिकल लीडर है, मरीम नवाज़ को टारगेट करने के लिए क्या किया गया वो सबके सामने है। उसमें इदारे भी इस्तेमाल थे, और अगर इमरान खान को नहीं पता था तो ये इवन वर्स है कि जी वफाकी हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं कि वो इदारे क्या करते फिर रहे हैं। इस वक्त आप सड़कों पर हैं, सड़कों पर इस वक्त ऐसा नहीं है कि इदारों ने इमरान खान को बचाया हुआ है, वरना आपके सड़कों पर आने से इमरान खान ने इस्तीफा दे देना था, ऐसा है नहीं। पार्लियामेंट के अंदर आपकी कोई तहरीक अदम एतमाद है नहीं, और पार्टी के साथ इस वक्त ऐसा नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ MQM और काफ लीग बाकायदा तौर पर खड़े हैं। काफ लीग नाराज जरूर नजर आती है, मगर वो कहते हैं हुकूमत को गिराने की साजिश में नहीं शामिल होंगे। तो इदारे कहां फिगर आउट कर रहे हैं इसमें कि आपको कोई तहरीक अदम एतमाद ले आए हैं और इदारे बचा रहे हैं? आपके MNAs को कह रहे हैं पार्लियामेंट में बताना, MPs को कह रहे हैं पार्लियामेंट में बताना, उन्हें मैनेज कर रहे हैं, या इनके लिए MNAs को मैनेज कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इत्यादियों को मैनेज कर रहे हैं? आपने एग्जाम्पल दी थी MQM की, आपने दूसरी जमातों की एग्जाम्पल दी थी। आपको पता है 4 वोटों से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था इमरान खान ने, 176 172 की जगह। तो 4 वोटों की जिस दिन हम ये कहते हैं, जो मरीम नवाज़ ने आज भी कहा है अपनी तकरीर में सवात में, कि 24 घंटे लगेंगे, आज अगर MNAs को पता चल जाए, चाहे वो PTI के MNAs हों, चाहे इत्तेहादी जमातों के MNAs हों, आज पता चल जाए कि इदारे पीछे से हट गए हैं, वो सीढ़ी जो है वो हटा ली है, तो खुद ब खुद हुकूमत गिर जाएगी। हमें कोई इतना धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि वो एफर्ट हमारी है, और वो एफर्ट में हमने देखें बड़ा हिम्मत से काम किया। सिर्फ इससे गिर जाएगी, ये दोबारा कहना चाहता हूं, सिर्फ इससे गिर जाएगी या उस सूरत में गिर जाएगी अगर MNAs को ये मैसेज जाए कि हुकूमत के पीछे से सपोर्ट हट गई है,
आप लोगों के पीछे सपोर्ट आ गई है, या सिर्फ सपोर्ट हटने से हुकूमत गिरा लेंगे आप? ये कॉम्बिनेशन है। एक तो हमने जाहिर है ये जो स्ट्रगल शुरू की है अवाम तक पहुंचने की, और जलसे किए हैं और रैलीज किए हैं और ये करते रहेंगे, इससे एक हवा का रुख जो आपने जिक्र किया था उससे बदलना शुरू हो गया है। सबको समझ आने शुरू हो गई है कि कितनी पॉपुलैरिटी है पीडीएम की, और मरियम नवाज के हवाले से शी हैज़ इमर्ज्ड एज अ मेजर लीडर, पॉलिटिकल लीडर, जो कि एक क्राउड को पुल कर सकती हैं। तो एक तो ये है कि क्राउड किस तरफ है, सर्वेस भी जो आते हैं उसमें भी साफ पता चलता है। पंजाब में हम कहते हैं कि आज भी इलेक्शन करवा लें, आज क्या इलेक्शन करा लें, 2018 का जो जाली इलेक्शन था, जो रिग्ड इलेक्शन था, उसमें भी जो काउंटिंग होने के बाद सबसे ज्यादा वोट पड़े थे वो पीएमएलएन को पड़े थे। सबसे ज्यादा सीटें पंजाब असेंबली में बावजूद उन सब हथकंडों के पीएमएलएन की थी। तो सब तो ये जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, 2 साल की, यानी कि आपने कहा पंजाब में आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आप लोग पार्लियामेंट में अब कुछ प्लान कर रहे हैं कि आप करेंगे, इसलिए इदारों पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इनकी सपोर्ट में मत आइएगा, कि आप ये करने जा रहे हैं? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, हमारा तो मौके बड़ा क्लियर है, ये इन हाउस चेंज की हम बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं ये रिग्ड शुदा इलेक्शन थे, ये हुकूमत जाली है, और इस पार्लियामेंट की फौकियत ख़त्म हो गई है, 2018 में ही ख़त्म हो गई थी, अब और ज़्यादा हो गई है। सो द ओनली वे आउटकम इज़ अ न्यू इलेक्टोरल प्रोसेस, फ्री एंड फेयर तरीके से हो, जिसमें सब इदारे अपनी हदूद में रहें, और लेट द इलेक्टोरल प्रोसेस रन इट्स कोर्स, और उसमें पता चल जाएगा कि क्या है, इसमें कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। ना ही हम कोई फ़ायदा उठाने की बात कर रहे हैं, ना ही हम कोई सपोर्ट मांगने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि न्यूट्रल सब अपना हो, इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें, और रिजल्ट्स अवाम पर छोड़ दें, और अवाम को डिसाइड करने दें कि वो क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म को एक दफ़ा फिर मुज़रा ने गलत मालूमात दी हैं, गलत मालूमात की वजह से गलत फैसले हो रहे हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। जब से हुकूमत आई है, वज़ीर आज़म का मुसलसल फोकस करंट अकाउंट खसारे को कंट्रोल करने पर रहा, और उसके असरात भी नजर आए हैं। करंट अकाउंट सरप्लस में गया, बैरूनी सेक्टर में इस्तेहकाम आया है, मगर अब वुज़रा के गलत फैसलों, नाअहली और अदम तवज्जुही की वजह से करंट अकाउंट खसारे में सिर्फ 3 अशिया की दरामदाद में तकरीबन $4 अरब पाकिस्तान को अदा करने होंगे। पाकिस्तान उनमें से अक्सर ज़रई अशिया बरामद करके ज़र मुबादला कमा रहा था। अब $4 अरब ज़ाया होने का खदशा है, और वुज़रा एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म को गलत मालूमात दे रहे हैं, और आधी मालूमात या गलत मालूमात वज़ीर आज़म तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से खतरा है कि जो क्राइसिस मुसलसल 2 साल में 2 दफ़ा आया वो वापस ना आ जाए। वज़रा की जिम्मेदारी है कि वज़ीर आज़म को दुरुस्त मालूमात दें, अपनी गलती तस्लीम करें, ताकि आइंदा के लिए गलतियां ना दोहराई जाएं, और दुरुस्त फैसले करके इस क्राइसिस से बचा जाए जो इस हुकूमत के 2 साल में मुसलसल 2 दफ़ा आया है। वज़ीर आज़म ने महंगाई के हवाले से क्या कहा, सुनिए। हमारे से सिर्फ जो 2 प्रॉब्लम्स आए वो फूड इन्फ्लेशन, और वो भी हमारा मुल्क नहीं, अगर हिंदुस्तान में देखें तो उधर भी उसी तरह फूड इन्फ्लेशन चल रही है। जो सप्लाई चेन्स थी वो इफेक्ट हुई हैं ये कोरोना की वजह से, ऊपर से 2 क्लाइमेट चेंज की वजह से 2 हमारी गंदम की जो क्रॉप्स हैं वो मुतासर हुई कि गलत टाइम पे बारिशें हुई, और हमारा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम गंदम की पैदावार हुई। सबसे पहली बात यह है कि दुनिया में जनवरी से जून तक खाने पीने की चीज़ों की कीमतें कोरोना के बाद गिर गई थी, बढ़ी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि खित्ते में कोरोना के बाद महंगाई पाकिस्तान से कम रही, चाहे वो मजमूई महंगाई हो या फिर खाने पीने की अशिया की महंगाई हो। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जनवरी से सितंबर तक कोई एक महीना ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान की महंगाई खित्ते की औसत महंगाई से कम रही हो, मगर वज़ीर आज़म को फिर गलत बताया गया है। अक्टूबर के नंबर भी देख लें। अक्टूबर में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.9% रही, जबकि भारत में 7.6%, बांग्लादेश में 6.4% और श्रीलंका में 4% रही। इसी तरह अक्टूबर में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की अशिया की महंगाई 16.53% रही, भारत में 11% रही, बांग्लादेश में 7.3% रही, और श्रीलंका में फूड इन्फ्लेशन 10% रही। पिछले 3 महीने में पाकिस्तान की महंगाई खित्ते से 50% ज्यादा है। सिर्फ खाने पीने की अशिया की महंगाई खित्ते से 57% ज्यादा है, मगर अब कम पैदावार, फिर उसके बाद लोकल मार्केट में कमी, कीमतों में बेपनाह इजाफे और स्मगलिंग, सबकी जिम्मेदारी मौसमी हालात पर डालकर वुज़रा अपनी जान छुड़ा रहे हैं। अपने पड़ोसी मुल्क से मवाजना कर लेते हैं। अगर मौसमी हालात बदले, बारिशें हुई, तो वो पूरे खित्ते को उतनी ही बुरी तरह मुतासिर करती
कि अपनी कोताहियों को भी मौसमी हालात पर डालकर छुपाया जा रहा है। पाकिस्तान में गंदम की पैदावार में रिकॉर्ड कमी आई, जबकि भारत में 10 करोड़ 70 लाख टन गंदम पैदा हुई और ये मुसलसल चौथी रिकॉर्ड पैदावार है। पाकिस्तान में गंदम का प्रोक्योरमेंट का टारगेट ही नहीं पूरा हो सका। भारत में कोरोना के बावजूद मई में पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा गंदम प्रोक्योर की गई थी। भारत में गंदम की यील्ड में भी 5 साल की औसत से 12% का इजाफा हुआ और पाकिस्तान में पंजाब का मुकाबला पड़ोसी मुल्क भारत के पंजाब से करते हैं तो मौसमी हालात एक जैसे थे, फिर वहां प्रोक्योरमेंट का टारगेट फौरन ही पूरा हो गया। गुज़िश्ता बरस से ज्यादा हुकूमत ने गंदम प्रोक्योर की और पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई। भारत में गंदम की कीमत में भी इस्तेहकाम रहा और फी किलो गंदम पाकिस्तानी रुपयों में 50 रुपए की रही, पाकिस्तान में 55 रुपए से ऊपर चली गई। काश्तकार को भी फी किलो हुकूमत ने 41 रुपए दिए और पाकिस्तान में किसान को भी फी किलो 35 रुपए मिले। भारत में काश्तकार को गन्ने के भी 225 रुपए फी मन मिले, हालांकि पाकिस्तान में 190 रुपए दिए गए और अवाम ने वहां पर चीनी 80 रुपए की खरीदी, जबकि पाकिस्तान में 120 रुपए फी किलो तक चली गई। पाकिस्तान 30 लाख टन तक गंदम दरामद करके ज़र मुबादला ज़ाया कर रहा है, भारत गंदम बरामद करके ज़र मुबादला कमा रहा है। पाकिस्तान चीनी दरामद करके करोड़ों डॉलर ज़ाया कर रहा है, भारत बरामद करके पैसे कमा रहा है। कोरोना के बाद पाकिस्तान में इस माली साल के 3 माह में खाने पीने की दरामद में 56% का इजाफा हुआ है। भारत की ज़रूरी बरामदात में 43% का इजाफा हुआ है। इसलिए वज़ीर आज़म अपनी टीम से सवाल पूछें कि क्यों मौसमी हालात का असर पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा पड़ा और भारत पर नहीं पड़ा। दूसरा सवाल पूछें कि कोरोना में भारत की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है मगर ज़राअत बेहतर रही है, कीमतें काबू में रही हैं। पाकिस्तान में मईशत कम मुतासिर हुई मगर माफियाओं ने कीमतें बढ़ाकर क्यों फ़ायदा उठाया। तीसरा सवाल वज़ीर आज़म पूछें कि क्यों पाकिस्तान में महंगाई खाने पीने की चीज़ों की दरामदात के बावजूद खित्ते में अक्टूबर में भी ज़्यादा रही। चौथा सवाल वज़ीर आज़म अपनी टीम से पूछें कि जब टारगेट ही करंट अकाउंट खसारे को कंट्रोल करना है तो उस पर खाने पीने की चीज़ों का इजाफी दबाव क्यों आया। पांचवा सवाल ये पूछें कि दरामद के हवाले से उनके अहकामात पर क्यों अमल नहीं किया गया और उन्हें अब भी गलत मालूमात क्यों दी जा रही हैं। इन तमाम सवालात का एक पस मंज़र है। पहले हुकूमत ने फैसला किया कि सरकारी सतह पर 15 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी, फिर फैसला किया कि 18 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी, फिर फैसला किया कि 22 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। इन तमाम फैसलों में देर की जाती रही और लोकल मार्केट में कीमत बढ़ती रही, बैनुल अक़वामी मार्केट में भी कीमत बढ़ गई। आलमी मंडी में गंदम की फी टन कीमत $285 से ऊपर है। इब्तिदा में पाकिस्तान ने 3,30,000 टन गंदम $235 फी टन की ली, यानी $7 करोड़ 60 लाख की गंदम अगस्त में ले ली थी। फिर खबर आई कि पाकिस्तान 30 लाख टन गंदम की खरीदारी का सोच रहा है। फिर आलमी मार्केट में गंदम की कीमत तेजी से बढ़ गई और पाकिस्तान ने $274 से $292 फी टन की गंदम खरीदी और इस लिहाज से अगर औसत कीमत लगाई जाए तो पाकिस्तान $280 के रेट पर तकरीबन 19 लाख टन गंदम खरीदेगा, यानी 19 लाख टन गंदम पाकिस्तान को $532 मिलियन की मिलेगी, यानी कि टोटल $600 मिलियन, यानी $60 करोड़ से जायद, यानी तकरीबन 100 अरब रुपए की गंदम पाकिस्तान दरामद करेगा। 100 अरब रुपए की। अगर प्राइवेट सेक्टर भी 5 से 10 लाख टन गंदम दरामद करता है तो मजीद नुकसान होगा और तकरीबन $800 मिलियन तक, यानी $80 करोड़ की गंदम दरामद होगी। अप्रैल में वजीर आजम ने गंदम दरामद का कह दिया था, अगर उसी वक्त दरामद कर ली जाती तो 60 की जगह $45 करोड़ में आ जाती, $15 करोड़ बच जाते, यानी तकरीबन 24 अरब रुपए बच जाते। कौमी खजाने को 24 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने पिछले साल गंदम बरामद की, अब दरामद करेगा। गंदम दरामद करने में देर करने से सिर्फ ज़र मुबादला का नुकसान नहीं होगा बल्कि माफियाओं ने अवाम की जेब से 2200 रुपए मन से ऊपर तक गंदम बेचकर 225 अरब रुपए निकाल दिए। हालांकि किसान को महज 1400 रुपए फी मन मिले और अब रूस, यूक्रेन और दीगर ममालिक से इतनी महंगी गंदम दरामद करके वहां के किसान को फायदा पहुंचाया जा रहा है, मगर पाकिस्तान के किसान का और अवाम का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने पिछले सालों में मुसलसल चीनी बरामद की, अब वो 3 लाख टन चीनी दरामद कर रहा है, 3 लाख टन, और पाकिस्तान तकरीबन $6.5 करोड़ की से ज़्यादा की चीनी दरामद करेगा। और इस वक्त दरामद कर रहा है जब अगला क्रशिंग सीजन शुरू हो गया है, यानी चीनी शुगर मिलर्स से मार्केट में आने वाली है, मगर गुज़िश्ता बरस की पूरी चीनी शुगर मिलर्स को 110 रुपए तक बेचने का पहले मौका दिया गया, फिर बरामद की गई। फरवरी में वजीर आजम ने 3 लाख टन चीनी दरामद करने का कह दिया था, मगर 6 महीने जाया किए गए। शुगर माफिया फायदा उठाता रहा। 185 अरब रुपए का अवाम का सिर्फ चीनी में नुकसान होता रहा और फिर महंगी चीनी दरामद की गई।
काश्तकार को महज 190 रुपये फी मन की मद में मिले, मगर माफिया ने खूब पैसा कमाया। इसी तरह पाकिस्तान की मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए कपास की पैदावार भी टारगेट से बहुत कम हुई है। कपास की पैदावार मुसलसल कम होती रही है, मगर इस दफ़ा और बुरी सूरत हाल है। इस हवाले से बिजनेस रिकॉर्डर में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक सितंबर के महीने में खाने पीने की चीज़ों में तिजारती खसारा बदतरीन था। अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि ज़राअत के शोबे का इसमें अहम किरदार है। खाने पीने की चीज़ों की दरामदात में इजाफा हुआ है। जुलाई से सितंबर तक खाने पीने की चीज़ों की दरामदात 56% इजाफे के साथ 1.7 अरब डॉलर्स हैं और तकरीबन 10 करोड़ डॉलर की तो गंदुम दरामद की गई। अब गुज़िश्ता बरसों में हमने चीनी और गंदुम बरामद की थी, मगर अब ये दरामद करनी पड़ रही है। अब दरामदात में मजीद इजाफे की तवक्को है, क्योंकि मजीद गंदुम आएगी। दूसरी तरफ कपास की पैदावार में बेपनाह कमी आई है। गंदुम और कपास की फसल में कमी का जिम्मेदार सिर्फ मौसमी हालात को, बारिश को करार नहीं दिया जा सकता। इस हवाले से प्लानिंग का फुकदान नजर आया है। इक़्तिदार में आने से पहले वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन ने 100 रोज़ा प्लान में बताया कि सबसे ज़्यादा तवज्जो ज़राअत पर होगी। जहांगीर तरीन ने ज़बरदस्त बातें की आपकी एग्रीकल्चर और पानी का। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि बड़ी जल्दी टर्न अराउंड हो सकता है। एग्रीकल्चर में जो आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको 8-9 महीने के बाद उसके इफेक्ट्स नज़र आ जाएंगे। इंडस्ट्री को थोड़ा और देर लगती है। फिर वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार में आने के बाद कौम से अपने पहले खिताब में ज़राअत को अपनी फौरी तरजीह करार दिया था। पाकिस्तान में अगर हमने सबसे तेजी से अगर आगे बढ़ना है तो हम किसानों की मदद करें। किसानों के पास जब तक पैसा नहीं आएगा वो अपनी ज़मीन पे नहीं लगाएंगे, और वो ज़मीन पे नहीं लगाएंगे पैदावार नहीं बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने मदद करनी है, किसान पैसा बनाए, और पैसा तब बनाएगा जब हम उसके खर्चे कम करें और पैदावार की कीमत बढ़ाएं और उसकी यील्ड बढ़ाएं। हमारे पास फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ज़बरदस्त होती थी, वो हमने जिस तरह बाकी इदारे तबाह हुए वो भी पीछे रह गया। तो सबसे ज़रूरी है एग्रीकल्चर रिसर्च। हमने किसानों के लिए रिसर्च करनी है। ये हम सोचें कितनी अफसोस की बात है कि हमारे बेचारे किसान हिंदुस्तान से सब्जियों के बीज लेते हैं ताकि उनकी पैदावार बढ़ जाए। हम क्यों नहीं कर सकते? तो इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे किसानों की हर तरह मदद करने के लिए। फिर इस तकरीर के 1 साल बाद वज़ीर आज़म ने दोबारा यकीन दहानी कराई। कॉटन आ गई है और कॉटन के लिए इंशाल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं। वो इंसेंटिव्स इस बार एग्रीकल्चर को दे रहे हैं, अपने किसानों को दे रहे हैं, जो कभी पहले नहीं मिले। इंशाल्लाह जो चाइनीज टेक्नोलॉजी अब आएगी एग्रीकल्चर के ऊपर, उनकी 3 गुना ज्यादा पैदावार है, तो वो अब हम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो सबसे तेजी से चेंज आएगी वो जब किसान की हालात बदलेगी। हुकूमत में आने के बाद ज़राअत के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म ने टास्क दिया। उन्हें काबीना इजलास में शरीक कराया जाता। वो अहम सरकारी मीटिंग में शरीक हुए और अप्रैल 2019 में उन्होंने दावा किया कि कपास की फसल को वहीं लेकर जाएंगे जहां ये पहले थी। मगर हम अब आ गए, ये एक तब्दीली की हुकूमत है। इंशाअल्लाह ताला कपास को आज के बाद से हमने काम करना शुरू कर दिया है, बल्कि हम 2 महीने से इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे हुए मलिक साहब के साथ काम कर रहे हैं, और सब मिलजुल के इंशाअल्लाह ताला कपास की फसल को इंशाअल्लाह वही मुकाम पे लेके जाएंगे जहाँ पे ये होती थी पहले, और पूरे इलाके के काश्तकारों के लिए ये खुशखबरी है। जहांगीर तरीन दावा कपास की फसल में बेहतरी का करते रहे, मगर खुद उनकी तवज्जो गन्ने पर रही और उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद एक और शुगर मिल ले ली। वाली मिल थी, वो सिंध की एक मिल थी, नाम उसका याद, गल्फ शुगर मिल। गल्फ शुगर जी। तो वो पीटीआई की हुकूमत आने के बाद आपने वो मिल ली? बिल्कुल नहीं मैंने इसमें कोई मतलब, और मैंने मतलब इसमें कोई ये प्राइवेट सेक्टर ट्रांजैक्शन है यार। अगर आप जाके आप मैं कार भी खरीद सकता था, मैं जहाज भी खरीद सकता था। आप कारोबार फेयर प्रैक्टिसेस में जो उसमें कोई कपास की पैदावार में बेहतरी का दावा किया गया, मगर खुद कपास के काश्तकारों ने एहतजाज किया कि हुकूमत की कपास पर कोई तवज्जो नहीं है। फिर क्या हुआ? 4 नवंबर को डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक 31 अक्टूबर तक कपास के स्टॉक में 43% की कमी आई है, यानी 34,50,000 बेल्स की कमी आई है, जिसके बाद ये खदशा पैदा हो गया है कि मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए 70 लाख बेल्स कपास दरामद करना पड़ेगी, जिसकी मालियत $3 अरब तक बनती है। यानी पहले तखमीना लगाया गया कि कपास की पैदावार में 20% कमी होगी, 40 लाख बेल्स दरामद करना पड़ेंगी, मगर अब 70 लाख बेल्स दरामद करना पड़ सकती हैं और $3 अरब का खजाने पर बोझ पड़ सकता है। कपास की आलमी पैदावार में 5% की कमी आई, मगर भारत में कपास की पैदावार का हदफ 60 लाख टन रखा गया, मगर पैदावार 62 लाख टन होने का इम्कान है। इसलिए भारत कपास के बड़े एक्सपोर्टर की हैसियत से सामने आया है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि $80 करोड़ की गंदम और $6.5 करोड़ की चीनी दरामद होगी। यानी मुल्क में सिर्फ इन 3 अशिया की दरामद की वजह से $3.8 अरब का ज़र मुबादला ज़ाया होगा।
एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भरपूर सलाहियत के साथ चल रही है, कपास की ज़रूरत होगी और हमें कपास और ज़्यादा दरामद करना पड़ेगी। अगर मौसमी हालात पैदावार में कमी की वजह हैं तो यही हालात भारत में भी थे। हम गंदम और चीनी बरामद कर रहे थे, अब दरामद कर रहे हैं, अरबों डॉलर्स बाहर भेज रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खालिद महमूद खोखर साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, तारिक महमूद साहब, साबिक सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खोखर साहब, क्या वाकई बारिशों की वजह से, मौसमी हालात की वजह से पाकिस्तान में पैदावार कम हुई है गंदम की? देखिए जी, हमारी पैदावार ठीक आई है, कहीं भी पैदावार कम नहीं आई। असल जो वजह है कि जब भी हमारे मुल्क में इंटरनेशनल प्राइस से पाकिस्तान में कम होती है तो स्मगल हो जाती है। आज से आप 10-15 साल पहले देख लें तो हम गंदम बाहर से इंपोर्ट किया करते थे। उसके बाद जिस वक्त हमारी इंटरनेशनल प्राइस से कम थी, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत आई तो उन्होंने हमारी यकदम एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी। उसके बाद हमने कभी भी इंपोर्ट नहीं की। पिछले साल फिर यही हुआ कि जब 1400 रुपए रेट तय किया गया, इंटरनेशनल प्राइस ज्यादा थी, हमने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट भी की और बार बार कहा कि जी आप मेहरबानी करें, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम करें और इसकी एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाएं। लेकिन बहरहाल वो ना माने, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है। देखिए, जून में रेट बढ़ने का कौन सा तुक बनता है? 15 जून तक हम गंदम दे रहे हैं और 18 जून को कराची में उसका रेट 1800 रुपए चला गया। देखिए, इसमें टोटल नाकिस पॉलिसी, स्मगलिंग को नहीं रोका गया, काश्तकार का इसमें कोई कसूर नहीं है। देखिए, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, एज ए पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एज ए इंसान होने की हैसियत से, कि हमने इस कौम को 1400 रुपए मन गंदम दी, लेकिन आम आदमी वही गंदम 2000, 2200, 2400, 2800 रुपए तक खरीद कर रहा है। क्यों जी? हमने गन्ना बेचा 190, 200 रुपए मन बेचा जी। आम आदमी को वही चीनी मिल रही है 110 रुपए किलो। क्यों? तारिक महमूद साहब, आप बताइएगा, फखर इमाम साहब वजीर खुराक हमने आज भी बुलाया, वो नहीं आए, अगले हफ्ते आने का कह रहे हैं। क्या वाकई मौसमी हालात की वजह से ये हुआ? शाहजेब साहब, ऐसा कुछ नहीं है जो हुकूमत कह रही है। पाकिस्तान में इस साल गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई और खासतौर पर पंजाब में तो गंदम की फसल बहुत ही अच्छी थी। मगर हुकूमत ने जिस तरह से गंदम खरीदने की कोशिश की, उससे फायदा जो है वो माफिया ने उठाया। माफिया ने गंदम स्टोर कर ली, स्मगल हो गई, और गवर्नमेंट ने जिस तरह से जबरदस्ती किसानों से गंदम खरीदने की कोशिश की, उससे जो है वो कारोबारी माफिया को बड़ा अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि इस साल गंदम का बहरान पैदा होगा, इसकी कीमतें बढ़ेंगी, और उन्होंने गंदम जो है वो स्टोर कर ली और स्मगल कर दी। हुकूमत के इस दावे में कोई हकीकत नहीं है कि बारिशों की वजह से गंदम की फसल खराब हुई। बारिशें तो हुई गंदम की कटाई के बाद है। यानी मगर अब कम से कम अगले साल तो बेहतर गंदम होगी ना पाकिस्तान में, ये उम्मीद तो हम रख सकते हैं, अगर 2 साल में कोई सबक सीखा गया है गलतियों से। देखिए, अगले साल के लिए मैं जहां तक मैं समझता हूं, एक किसान होने के नाते अगले साल इससे बड़ा बहरान होगा गंदम का, क्योंकि किसान इंतहाई बददिल हैं। किसानों से 1400 रुपये मन गंदम ज़बरदस्ती खरीदी गई और जिसके फ़ौरन बाद जब सरकारी खरीदारी बंद हुई है तो गंदम का रेट खुली मार्केट जो है, ओपन मार्केट में 2000 और 2200 तक चला गया। इससे सारा फ़ायदा जो है वो माफिया ने उठाया। किसान इंतहाई बददिल हैं और वो सिर्फ अपनी ज़रूरत की गंदम काश्त करने का सोच रहे हैं। गंदम के मुतबादल बहुत सारी और फसलात हैं, मकई है, सरसों है, जिसकी तरफ किसानों का रुझान हो रहा है कि बजाय गंदम काश्त करने के वो ये फसलात काश्त कर लें। अगले साल मेरे ख्याल के मुताबिक तो हुकूमत को इस साल से ज़्यादा बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा गंदम के हवाले से। खोखर साहब, वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि रिसर्च पर काम होगा, ज़ाहिर गुज़िश्ता हुकूमतों ने नहीं किया कुछ, उन्होंने पहली तकरीर में कहा, फिर वादा किया, कुछ हुआ है काम? देखिए जी, हमारे पास रिसर्च के इस वक्त तक कोई रिसर्च का मैकेनिज्म नहीं है। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है, इंडियन 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राजील 1.75 है। हमने ना अपने रिसर्च का बजट बढ़ाया है, ना इस वक्त तक कोई रिसर्च पे हमने तवज्जो दी है। आपको सुन के अफसोस होगा सर कि कोविड-19 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने $63 बिलियन की सब्सिडी अनाउंस की काश्तकार के लिए। आज तक हमें 1 रुपया नहीं मिला। इंडस्ट्री ले गई, वकला ले गए, चैम्बर के उनको 3 माह की बिजली फ्री हो गई, स्मॉल इंडस्ट्री ले गई, सब ले गए, सिवाय काश्तकार के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बन सका। जब भी बात होती है तो हफीज शेख साहब कहते हैं वो पता नहीं काश्तकार तक पहुंचे ना पहुंचे। भाई, ये पहुंचाना आपका काम है, काश्तकार का काम है कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए। अब आप ये देखें कि इस वक्त स्पोर्ट प्राइस में इंडिया ने दिया पाकिस्तान रुपीज में 1775 रुपए स्पोर्ट प्राइस, हमारी 1650 है, और इंडिया के काश्तकार की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 1/3 है हमसे। हमारी यूरिया का रेट 1700, वहां पे पाकिस्तान रुपीज में 540 रुपए है। हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, वहां पे बिजली मुफ्त है। हमारी डीएपी का रेट तकरीबन 4000 का, वहां पाकिस्तान रुपीज में 2400 रुपए का है।
फिर वहां पे सीड बेहतर है, वहां पे रिसर्च बेहतर है, फिर वहां पे खरीदारी का सिस्टम बेहतर है। फिर पाकिस्तानी काश्तकार को तो न पाकिस्तानी तस्लीम किया जा रहा है, इंसान तस्लीम किया जा रहा है। अब आपके सामने लाहौर में जो काश्तकारों के साथ हशर हुआ कि हम रशियन काश्तकारों को डॉलर दे रहे हैं और अपने काश्तकारों को डंडे मार रहे हैं, क्या ये एहतजाज करना इमरान खान नहीं है? ये कोई तरीका है कि अपनी जात के लिए ना जाओ, दूसरे के लिए कह दूं? जो काम खुद करें वो ठीक है, अगर खुद प्रोटेस्ट करें तो वो जायज है। अगर एक पाकिस्तानी काश्तकार प्रोटेस्ट करे तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उसका हक नहीं है कि वो अपने हक लेने के लिए कहीं जाके प्रोटेस्ट कर सके? बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। ज़राअत से वाबस्ता लोग कह रहे हैं कि फसल अच्छी हुई थी, बारिशों की वजह से कोई मुतासिर नहीं हुई है। वज़रा वज़ीर आज़म को बता रहे हैं कि बारिशों की वजह से मुतासिर हुई है। अब बारिशों को इल्ज़ाम दिया जा रहा है, एक ज़माने में बारिशों का क्रेडिट भी लिया जाता था। अल्लाह का करम है कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में बारिशें और बर्फ़बारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफ़ा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही मुझे पता है सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही। वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। मैं समझती हूँ कि जब आपके नेक हुक्मरान मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं, जब वो आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं के सदक़े की वजह से मुल्क में रहमतें और बारिश शुरू कर देता है। तो मैं उसका जो क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देती हूँ। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करो। सुबह सिंध के शहर कश्मीर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें कराची की एक खातून और उसकी 4 साल बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। मुतासरा खातून ने 2 दिन पहले 10 नवंबर को कश्मीर पुलिस को 3 मुल्जिमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 नवंबर को एक मुल्जिम रफीक मलिक को गिरफ्तार कर लिया, मगर आज वो मारा गया। SSP कश्मीर अमजद शेख ने दावा किया है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुल्जिम रफीक मलिक अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया। SSP कश्मीर अमजद शेख के मुताबिक पुलिस को इतला मिली थी कि इज्तिमाई ज़्यादती मुकदमे का मफरूर मुल्जिम बख्शापुर के करीब एक घर में मौजूद है। पुलिस मफरूर मुल्जिम खैरुल्लाह बुख्टी की गिरफ्तारी के लिए मरकजी मुल्जिम रफीक को अपने साथ लेकर गई। वहाँ मुल्जिम के साथ पुलिस का मुकाबला हुआ और मुल्जिम खैरुल्लाह बुख्टी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। कार्रवाई के दौरान मुल्जिम रफीक मलिक को गोली लग गई और वो हलाक हो गया। पुलिस ने दूसरे मुल्जिम खैरुल्लाह बुख्टी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुल्जिम ताहाल मफरूर है। मुल्जिम रफीक शेख 4 साल बच्ची और मां के साथ ज्यादती मुकदमे में 3 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में था। मुल्जिम की गिरफ्तारी में कश्मीर पुलिस के SI मोहम्मद बख्श और उनकी बेटी ने अहम किरदार अदा किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान एक हफ्ता पहले खातून को नौकरी का झांसा देकर कराची से कश्मीर ले गए थे और वहां पर उन्हें गैंग रेप का निशाना बनाते रहे। 10 नवंबर को अगवाकारों ने खातून को इस शर्त पर रिहा किया कि वो कराची से एक और खातून को अपने साथ लेकर आएगी, जिसके बाद ही वो उसकी बेटी को छोड़ेंगे। अगवाकारों के कब्जे से रिहाई के बाद खातून कश्मीर पुलिस के पास पहुंची और अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात बताई, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एक मुनफरिद हिकमत अमली अपनाई। SI मोहम्मद बख्श ने अपनी बेटी की मदद हासिल की, मुतासरा खातून को अपने घर ले गए और अपनी बेटी को पुलिस ऑपरेशन का हिस्सा बनाया। मुल्जिम से उसकी बात कराई और ऐसा जाहिर किया कि खातून की कोई दोस्त मुल्जिम से बात कर रही है। मुल्जिम ने दोनों खवातीन को सिटी पार्क कश्मीर में बुला लिया और जैसे ही मुल्जिम पार्क में पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को बादियाब करा लिया। पुलिस एहलकार की इस बहादुरी पर और इस हिकमत अमली पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्जा वहाब ने ऐलान किया है कि सिंध हुकूमत SI मोहम्मद बख्श को आला तरीन पुलिस अवार्ड यानी कायद आज़म पुलिस मेडल दिलवाने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखेगी। साथ ही उनकी बेटी को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बच्ची के तमाम तालीमी अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी और सिंध हुकूमत मुतासरा बच्ची और माँ का इलाज भी कराएगी, उसके तमाम अखराजात भी बर्दाश्त करेगी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल है। मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी का सिलसिला जारी है और अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें मुसलसल 2 सालों में कमी का सामना रहा, अब उसमें बेहतरी के इशारे नजर आ रहे हैं। जुलाई से सितंबर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 4.8% का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में सिर्फ सितंबर के महीने में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 7.6% का इजाफा हुआ है, जबकि अगस्त 2020 के मुकाबले में सितंबर 2020 में 10.09% का इजाफा हुआ है, यानी बेहतरी का रुझान नजर आ रहा है। और वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद इंडस्ट्री को, मईशत को पहले की तरह बंद नहीं किया जाएगा, इसलिए एहतियात कीजिए क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में तेजी आ रही है। मास्क पहनिए। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के 2304 नए केसेस सामने आए हैं, जो गुज़िश्ता 4 माह की सबसे ज्यादा तादाद है। आज वज़ीर आज़म ने भी तुरबत में खिताब करते हुए कहा कि कोरोना का दूसरा राउंड आ रहा है। कौम से कहता हूँ, हमें फिर से बहुत एहतियात करना पड़ेगी। आवाम को SOPs पर अमल करना और मास्क पहनना होगा। याद रखिए। अल्लाह।